$30 मिलियन और 11 लोग और कुल मिला के सिर्फ 35 मिनट। ना कोई गोली चली, ना आपस में एक शब्द बोला गया और दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिजोरी पूरी तरह खाली हो गई। मतलब ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर की स्क्रिप्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये 17 जनवरी 1950 को बॉस्टन में हुई एक असल घटना है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में, जहां हम द मिस्ट्री ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइस्ट इन अमेरिकन हिस्ट्री नाम के ट्रांसक्रिप्ट को खंगाल रहे हैं, कहानी का रुख थोड़ा अलग होने वाला है। हाँ, क्योंकि हम इसे लुटेरों के नजर से नहीं देखने वाले। सही कहा। हमारा उद्देश्य है इसे एक FBI एजेंट के चश्मे से देखना। मतलब ये समझना कि कैसे एक परफेक्ट समझे जाने वाले अपराध की परतें पुलिस की किसी जादुई तकनीक से नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ बारीक सुरागों और इंसानी लालच ने उधेड़ कर रख दी। और इस पूरी घटना की गहराई को समझने के लिए मैं समझाती हूँ कि 1950 के दशक में ब्रिंग्स कंपनी की साख क्या थी। कैसी साख्त? बॉस्टन में उनकी इमारत को ना एक अभेद्य किले की तरह देखा जाता था। मतलब लोगों का मानना था कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो एक अटूट तिजोरी थी। अटूट तिजोरी, बिल्कुल। तो जब एंथनी पीनो नाम के एक स्थानीय अपराधी ने इस जगह को लूटने का सोचा, तो वो सिर्फ पैसों के पीछे नहीं था, वो उस सिस्टम के गुरूर को तोड़ना चाहता था। मतलब 1940 और 50 के दशक का असली ओशंस 11 चल रहा था यहाँ। बिल्कुल वही वाइब थी। पीनो ने जो टीम बनाई उसमें जोसेफ मैकेनेस, स्पेक्स ओकीफ और स्टैनली गुश्योरा जैसे नाम शामिल थे। कुल 11 लोगों की एक फौज तैयार की गई। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इनकी तैयारी देख के हुई। हाँ, वो तो है ही। मतलब ये लोग रात के अंधेरे में अचानक हथियार लेके नहीं घुस गए थे। ये कोई आम डकैती नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये महीनों की मेहनत का नतीजा था। और उनका तरीका तो देखिए, वो कई रातों तक ब्रिंग्स की इमारत में चुपचाप घुसते, तालों के सिलेंडर निकाल के ले जाते। बाप रे। बाहर उनका एक ताले वाला साथी उन सिलेंडरों से चाबियां बनाता और फिर वो लोग सुबह होने से पहले असली सिलेंडर वापस उसी जगह लगा देते। रुको रुको रुको, ये सच में पागलों वाला काम है। मतलब दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत में घुस रहे हैं, वो भी चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि चोरी की तैयारी करने के लिए। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। और किसी गार्ड को, किसी सिक्योरिटी वाले को भनक तक नहीं लगी कि उनके तालों से छेड़छाड़ हुई है। एक भी खरोच नहीं। यही तो पीनो के दिमाग की उपज थी। कोई खरोच नहीं, कोई निशान नहीं। उन्होंने अपने भागने के रास्तों की कई बार रिहर्सल की और जब असल चोरी की रात आई तो उनका पहनावा भी एकदम तय था। उनका लुक कैसा था? नेवी पीकॉट जैकेट्स, हाथों में दस्ताने, सिर पर चौफर यानी वो जो ड्राइवर वाली टोपियां होती हैं, और चेहरों पर रबर के हैलोवीन मास्क। हैलोवीन मास्क जनवरी के महीने में? हाँ, और जब वो घुसे तो वहां मौजूद कर्मचारियों का कहना था कि वो किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि रोबोट्स की तरह काम कर रहे थे। एकदम सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला, कोई इशारा नहीं। तो जब पुलिस और FBI की टीम वहां पहुंची तो उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिवाय सन्नाटे के। सोचिए, एक FBI एजेंट मौके पर पहुंचता है और वहां सिर्फ खाली कमरा है। अपराधी पीछे क्या छोड़ गए? एक हैलोवीन मास्क, कुछ टेप और एक टोपी, बस। ये तो एक भूतिया डकैती है जहां सब कुछ हवा में गायब हो गया। तो मेरा सवाल यह है कि जब सब कुछ इतना अचूक था तो FBI ने एक खाली कमरे से जांच का सिरा आखिर पकड़ा कैसे? यहीं पर FBI के काम करने का तरीका और एक कर्मचारी की होशियारी काम आई। उस भारी तनाव और डर के बीच भी एक कर्मचारी ने लुटेरों की 4 बंदूकों में से एक का सीरियल नंबर अपने दिमाग में छाप लिया था। क्या बात कर रहे हो? सामने बंदूक तनी है और वो बंदा सीरियल नंबर पढ़ रहा है? हाँ, बिल्कुल। और मेरी नजर में जांचकर्ताओं की दुनिया में एक छोटा सा नंबर पूरी बाजी पलट सकता है। घटना के 2 हफ्ते बाद बॉस्टन के पास मिस्टिक नदी के किनारे खेल रहे कुछ बच्चों को एक जंग लगी हुई बंदूक मिली। अच्छा। और अगले दिन पुलिस को उसी हालत में एक और बंदूक मिली। लेकिन 2 हफ्ते पानी में रहने के बाद तो वो बंदूकें किसी काम की नहीं बची होंगी। उन पे तो जंग लग चुका होगा और कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं बचा होगा। सही कह रहे हैं, वो इस्तेमाल के लायक बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब FBI ने उन बंदूकों को साफ किया और सीरियल नंबर मिलाया तो वो उसी नंबर से मैच कर गया जो कर्मचारी ने बताया था। अरे वाह! इससे FBI को 2 बातें बहुत साफ साफ समझ आ गई। कौन सी? पहला, लुटेरे बाहर के नहीं बॉस्टन के ही है, और दूसरा, वो इतने घबराए हुए हैं कि सबूत मिटाने के लिए शहर के ही आसपास नदी में हथियार फेंक रहे हैं।
मतलब ये उनके परफेक्ट क्राइम में पहली दरार थी। बिल्कुल। अब यहाँ पर ब्रिंक्स कंपनी ने भी एक बड़ा दांव खेला। हाँ। उन्होंने जानकारी देने वाले के लिए $1,00,000 का इनाम घोषित कर दिया, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। 1950 में तो ये रकम बहुत ही बड़ी थी। और जाहिर है पैसे की खनक से लोग बोलने लगे। एक गवाह सामने आया जिसने बताया कि उसने डकैती वाले दिन ब्रिंक्स की इमारत के पास एक हरे रंग का 1949 मॉडल का फोर्ड स्टेक बॉडी ट्रक देखा था, जिस पर कैनवास का टॉप लगा था। और ये कोई हवाई बात नहीं थी। लगभग 1 महीने की तलाश के बाद मैसाचुसेट्स के स्टॉटन इलाके के एक कूड़ेदान में उसी ट्रक के कटे हुए पुर्जे मिल गए। इस एक सुराग ने FBI के रडार पर सीधे 2 लोगों को ला खड़ा किया, स्पेक्स ओकीफ और स्टैनली कश्योरा। एक मिनट, मुझे यहाँ टोकना पड़ेगा, ये बात गले नहीं उतर रही। मतलब मैसाचुसेट्स के किसी कूड़ेदान में ट्रक के पुर्जे मिलते हैं और FBI सीधा ओकीफ और गश्योरा के दरवाजे पर पहुंच जाती है। हाँ, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। ये तो बहुत बड़ा जंप है। क्या FBI सिर्फ तुक्का मार रही थी या इसके पीछे कोई लॉजिक था? मैं समझाती हूँ। FBI कभी सिर्फ तुक्के पर काम नहीं करती। दरअसल स्टॉटन का वो कूड़ेदान कोई आम जगह नहीं थी। वो इलाका ओकीफ और गुश्योरा जैसे अपराधियों का गढ़ माना जाता था, जहां वो अक्सर अपनी चोरी की गाड़ियां ठिकाने लगाते थे। अच्छा, तो ये बात थी। हाँ, FBI अपने पुराने रिकॉर्ड्स और अंडरवर्ल्ड की हरकतों पे पैनी नजर रखती है। जब वो पुर्जे वहां मिले तो जांचकर्ताओं ने 2 और 2 जोड़कर 4 कर लिए। उन्होंने तुरंत उन दोनों को उठाया और पूछताछ शुरू की। तो फिर क्या हुआ? क्या FBI के दबाव में उन्होंने सच उबल दिया? बिल्कुल नहीं। ओकीफ और गुश्योरा पक्के खिलाड़ी थे। उन्होंने एक ऐसी अलिबाई यानी घटना के समय कहीं और होने का दावा पेश किया जिसे तोड़ना उस वक्त FBI के लिए नामुमकिन था। क्या दावा था उनका? उन्होंने कहा कि 17 जनवरी की शाम 7 बजे जब डकैती हो रही थी, वो दोनों बॉस्टन के ही एक बार में बैठकर शराब पी रहे थे। तो मतलब FBI को उन्हें छोड़ना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कह रहे थे कि वो शराब पी रहे थे और उनके पास ट्रक के पुर्जों के अलावा कोई सीधा सबूत नहीं था? हाँ, क्योंकि कानून के हाथ बंधे होते हैं, अदालत में सिर्फ शक नहीं टिकता। ये तो है। एक जांचकर्ता के लिए ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग स्थिति होती है। आप अपराधी के सामने बैठे हैं, आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आप बेबस हैं। यहीं से FBI ने अपनी रणनीति बदली और इंतजार का खेल शुरू कर दिया। और ये इंतजार FBI के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि $30 मिलियन लूटने के बाद सबसे समझदारी भरा काम क्या होता? चुपचाप घर बैठना, आराम से घर पर बैठना, कोई हरकत ना करना। लेकिन ओकीफ और गश्योरा ऐसा नहीं कर पाए। उनका लालच उन पर हावी था। वो पेंसिल्वेनिया में रोड ट्रिप पर निकल गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रोड ट्रिप था ना, ये कोई छुट्टियां मनाने का प्लान नहीं था। ये और चोरियां करने का उनका कोडवर्ड था। यही तो पागलपन है। मतलब आपके पास करोड़ों रुपए का खजाना रखा है और आप पेंसिल्वेनिया में छोटी मोटी चोरियां कर रहे हो। बिल्कुल बेवकूफी थी। और इसी बेवकूफी में वो रंगे हाथों पकड़े गए। ओकीफ को 3 साल और गश्योरा को 5 से 20 साल की सजा हो गई। लेकिन असली गलती उन्होंने जेल के अंदर से की। हाँ, जहां FBI उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। जांचकर्ताओं ने देखा कि ये दोनों अपने परिवार वालों को चिट्ठियां नहीं लिख रहे हैं। ये पीनो, मैकेनिज, मैफी और बेकर को चिट्ठियां लिख रहे हैं। वही लोग जो ब्रिंक्स डकैती में संदिग्ध थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वो उन चिट्ठियों में अपने कानूनी खर्च के लिए पैसे मांग रहे थे। मतलब वो जेल से अपने साथियों को पैसों के लिए एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे। एक तरह से हाँ। ये तो वही बात हो गई कि आज के टाइम में कोई वांटेड अपराधी छुपकर बैठा हो और गलती से सोशल मीडिया पर अपनी लाइव लोकेशन डाल दे। सही कहा। अनजाने में ही सही, उन्होंने अपना एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ दिया था। 1950 के दशक में सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन ये चिट्ठियां उसी तरह काम कर रही थीं। उन्होंने खुद ही अपना छुपा हुआ नेटवर्क FBI के सामने खोलकर रख दिया। एकदम सही एनालॉजी है। FBI एजेंटों के लिए ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। इन चिट्ठियों ने साबित कर दिया कि ये सभी लोग एक ही गिरोह का हिस्सा हैं। इसके बाद FBI ने पूरे समूह को फिर से उठाया और अलग-अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ की। और तब उन्हें एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखा। डकैती का असली समय था शाम 7:10 से 7:27 के बीच। अच्छा। जब इन लोगों से पूछा गया कि वो इस वक्त कहाँ थे, तो सबकी कहानी अचानक से धुंधली हो गई। सबके सब एक ही समय पर गायब। हाँ, एंथनी पीनो ने कहा कि वो 7 बजे के आसपास शराब की दुकान पर गया, जो कि इत्तेफाक से मैकेनिज की ही दुकान थी। बेकर ने कहा कि वो 7 बजे घर से निकला और 2 घंटे तक सुनसान सड़कों पर टहलता रहा। उसे रास्ते में कोई इंसान नहीं मिला। क्या इत्तेफाक है। हर किसी ने बहुत ही चालाकी से उस 17 मिनट के विंडो में खुद को अकेला या किसी ऐसे इंसान के साथ बताया
जो उनका ही साथी था। पैटर्न तो साफ था, लेकिन मुझे लगता है कि अदालत में ये भी काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। 1953 में जब मामला ग्रैंड जूरी के पास गया तो ठोस सबूतों के अभाव में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। FBI को फिर से खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन जब बाहर से FBI कुछ नहीं कर पा रही थी, तब इस गिरोह के अंदर की सड़न अपना काम कर रही थी। जब पैसा बटा नहीं और लोग जेल जाने लगे तो अंदरूनी कलह शुरू हो गई। वो तो होनी ही थी। मार्च 1954 में ओकीफ जेल से बाहर आया और आते ही उसने जो किया वो किसी के भी होश उड़ा दे। उसने सीधे एंथनी पीनो के साले कोस्टा का अपहरण कर लिया। बाप रे। और फिर वो फिरौती वसूलने के बाद ही उसे छोड़ा। यहाँ से ना हम पैराडॉक्स ऑफ क्रिमिनल ट्रस्ट या अपराधियों के बीच भरोसे के विरोधाभास को काम करते हुए देखते हैं। वो कैसे? अपराधियों का एक अलिखित नियम होता है कि वो एक दूसरे पर कभी पूरी तरह भरोसा नहीं करते। ओकीफ को लगने लगा था कि उसके हिस्से का पैसा उसे नहीं मिल रहा है और बाकी लोग उसे धोखा दे रहे हैं। और बाकियों को क्या लग रहा था? पीनो और बाकियों को लगने लगा कि ओकीफ अब एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। वो एक ऐसी कमजोर कड़ी था जो किसी भी दिन टूटकर सबको जेल भिजवा सकता था। तो मतलब अब जान बचाने की नौबत आ गई थी। अपने ही साथी के रिश्तेदार का अपहरण करना ये दिखाता है कि हालात कितने खराब हो चुके थे और इसके नतीजे में ओकीफ पर दिन दहाड़े जानलेवा हमले शुरू हो गए। बिल्कुल। 5 जून 1954 को उसे गोलियों की बौछार से बचने के लिए अपनी कार की सीट के नीचे छुपना पड़ा और सिर्फ 2 दिन बाद 7 जून को उसके सीने में गोली मार दी गई। वो तो किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। हाँ, इन हमलों के बाद वो इतना घबरा गया कि बोस्टन से भागने लगा, लेकिन पैरोल के उल्लंघन में यानी हथियार रखने के जुर्म में उसे फिर से 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। और FBI बाहर बैठकर ये पूरा तमाशा देख रही थी। जांचकर्ता जानबूझकर इस तनाव को बढ़ने दे रहे थे। वो कैसे? वो लगातार जेल में ओकीफ से मिलने जाते। वो उससे सख्ती से सवाल नहीं पूछते थे, बस उसे याद दिलाते थे कि बाहर उसके ही दोस्त उसकी जान के प्यासे हैं और उन्होंने उसका सारा पैसा हड़प लिया है। मतलब साइकोलॉजिकल गेम चल रहा था। हाँ, FBI ओकीफ के गुस्से और उसकी निराशा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उसे मानसिक तौर पर तोड़ा जा रहा था। लेकिन FBI के पास हमेशा के लिए इंतजार करने का वक्त नहीं था। यहाँ एक बहुत बड़ी कानूनी अड़चन आ खड़ी हुई थी। स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशंस, यानी किसी अपराध पर मुकदमा चलाने की कानूनी समय सीमा। बिल्कुल, ये इस पूरी जांच का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा था। फेडरल समय सीमा 3 साल की थी, जो पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ मैसेच्यूसेट्स राज्य की समय सीमा बची थी, जो 6 साल थी, और वो 17 जनवरी 1956 को खत्म होने वाली थी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर पीनो ओकीफ और बाकी के लोग 17 जनवरी 1956 तक खामोश बैठे रहते, तो वो $30 मिलियन कानूनी तौर पर उनके हो जाते। एकदम सही। उन्हें उस चोरी के लिए कभी सजा नहीं हो पाती। ये तो किसी हॉलीवुड थ्रिलर के क्लाइमैक्स जैसा है, जहां बम पर लगा टाइमर टिक टिक कर रहा है और 0 पर पहुंचने से चंद सेकंड पहले उसे डिफ्यूज करना है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। गिरोह के सदस्य भी बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। वो जानते थे कि जीत उनके बहुत करीब है। 1955 में उनके एक साथी बैनफील्ड की तो प्राकृतिक कारणों से मौत भी हो चुकी थी। अच्छा। लेकिन जेल में बैठा ओकीफ एक अलग ही आग में जल रहा था। उसे गोलियां मारी गईं, उसका पैसा रोक लिया गया और उसके साथियों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। और आखिरकार उस आग ने सबको जलाकर राख कर दिया। समय सीमा खत्म होने से सिर्फ 11 दिन पहले। सिर्फ 11 दिन? 6 जनवरी 1956 को ओकीफ ने हार मान ली। उसने FBI एजेंट्स को बुलाया और कहा, ठीक है, तुम क्या जानना चाहते हो? सोचे, 5 साल 11 महीने और 20 दिन का FBI का धैर्य, और महज 11 दिन पहले ओकीफ टूट गया। उसकी गवाही के आधार पर 12 जनवरी को FBI ने पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया। क्या बात है! इतने सालों की परफेक्ट प्लानिंग सिर्फ इसलिए धरी की धरी रह गई क्योंकि वो अपने लालच और अविश्वास को काबू नहीं कर पाए। अगस्त में जब ट्रायल शुरू हुआ तो ओकीफ को छोड़कर, जिसने गवाही दी थी और जिसे सिर्फ 4 साल की सजा मिली, बाकी सबको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। गशियोरा की तो बाद में जेल में फिसलने से ही मौत हो गई। इस तरह इस गिरोह का अंत हुआ। लेकिन कहानी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं होती। हाँ बिल्कुल। गिरोह पकड़ा गया, सजा हो गई, केस क्लोज्ड, है ना? लेकिन रुकिए, वो $30 मिलियन कहाँ गए? वही तो। चोरी तो पैसों की हुई थी। FBI के नजरिए से देखें तो असली भौतिक सबूत यानी वो पैसा तो अभी भी गायब था। और जांच का अंतिम चरण उन पैसों के सीरियल नंबरों से जुड़ा है जिनकी अहमियत के बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ।
जून 1956 में बाल्टीमोर शहर में एक व्यक्ति नकली नोट चलाने के आरोप में पकड़ा गया। अच्छा। जब अधिकारियों ने उसके कमरे की तलाशी ली तो उन्हें कुछ असली पैसे भी मिले, और जब उन्होंने उन असली पैसों की जांच की तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। क्या बात कर रहे हो? नकली नोट छापने वाले के पास असली नोट कहां से आए? उसके पास मौजूद असली नोटों में से $4,635 के सीरियल नंबर सीधे ब्रिंक्स डकैती के पैसों से मैच कर गए। अरे बाप रे! सीरियल नंबर अपराधियों की दुनिया के वो फिंगरप्रिंट हैं जिन्हें कोई भी मिटा नहीं सकता। जब पुलिस ने उस आदमी पर दबाव डाला तो उसने अपने एक साथी का नाम बताया जिसे वो लोग फैट जो कहते थे। ये एक और दिलचस्प कड़ी है। मतलब एक बिल्कुल ही असंबंधित अपराध, नकली नोट छापने का मामला, अधिकारियों को असली खजाने के एक हिस्से तक ले गया। ये तो ब्रेड क्रम्ब ट्रेल की तरह है, जहां आप छोटे छोटे टुकड़ों का पीछा करते हुए मुख्य जगह तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। पुलिस ने जब फैट जो के ठिकानों पर छापा मारा तो उन्हें एक दीवार के पैनल के पीछे छुपाकर रखा गया लगभग $60,000 का कैश मिला। वो पैसा वहां पड़े पड़े सड़ने की कगार पर था, लेकिन वो उसी ब्रिंक्स डकैती का हिस्सा था। लेकिन $60,000 तो 30 मिलियन की रकम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। बाकी का खजाना कहाँ गया? यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। इन तमाम गिरफ्तारियों, पूछताछ और छापों के बावजूद उस खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो उस समय के हिसाब से $1.1 मिलियन था, आज तक नहीं मिल पाया है। आज तक नहीं? नहीं। FBI ने हर जगह छानबीन की, लेकिन वो पैसा जैसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। सोचने वाली बात है, एक ऐसा परफेक्ट प्लान जो किसी पुलिस की चालाकी या FBI के भारी भरकम गैजेट से नहीं, बल्कि इंसानी फितरत, लालच और अविश्वास की वजह से फेल हुआ। बिल्कुल सही कहा। अगर वो लोग आपस में नहीं लड़ते और 11 दिन और रुक जाते तो इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन वो $1.1 मिलियन जो आज भी गायब हैं, ये विचार ही कितना रहस्यमयी है। सच में। क्या वो पैसा आज भी बॉस्टन की किसी पुरानी वीरान इमारत की किसी ठंडी दीवार के पीछे रखा हुआ सड़ रहा है, या फिर इतने दशकों में किसी अनजान इंसान को वो खजाना मिल गया और वो आज एक बहुत ही सामान्य लेकिन बेतहाशा अमीर जिंदगी जी रहा है? किसी को भनक तक नहीं है। कोई नहीं जानता। कल्पना की जा सकती है कि बॉस्टन की उन पुरानी गलियों और इमारतों के पास से गुजरने वाले लोगों को क्या ही पता होगा कि जिन फर्श के तख्तों पर वो चल रहे हैं, शायद उन्हीं के नीचे आज भी अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी का खजाना दफन हो। तो ये थी इस घटना की एक गहरी पड़ताल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।